हेलो एवरीवन, ई सरल की फिजिकल केमिस्ट्री रिवीजन सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो आपके सामने इमेज दिख रही है, जो एनिमेशन दिख रहा है, आज एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने वाला है रिवीजन के अंदर ही कि यार ये सन जो है, हम बोलते हैं हाइड्रोजन और हीलियम का मिलकर बना हुआ है, हमको कैसे पता? क्या कोई आदमी सन के पास गया था, कैसे स्कूप करके लेके आया था और फिर हमने उस पर एक्सपेरिमेंट रन किए और हमको पता चला? क्या ऐसा हुआ था? क्या सन के पास नहीं जा सकते, टेम्परेचर इतना है, जल जाओगे? तो फिर कैसे? वो हम आंसर पता लगाने वाले हैं। तो आज के इस रिवीजन वीडियो में बहुत जल्दी, वेरी क्विकली 40 से 45 मिनट में हम पूरा का पूरा बोर मॉडल, स्पेक्ट्रम, डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस, इसके अलावा और क्या, इसके अलावा हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रिवाइज कर लेंगे। तो बहुत क्विकली, ये मेजर पोर्शन है एटॉमिक का जिसमें से सवाल आते हैं, तो हम इसको रिवाइज करके एकदम अच्छे से पक्का कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। विदाउट फर्दर अडू, टाइम और नहीं लगाएंगे क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। तो क्वेश्चन यही है, हमको कैसे पता चला सन हाइड्रोजन और हीलियम का मिलकर बना हुआ है? तो इसका आंसर हमको बोर ने दिया था। बोर ने ये सारे स्पेक्ट्रम का आंसर दिया था। ठीक है, तो बोर मॉडल हम समझेंगे। उससे पहले हर बच्चे को यह पता होना चाहिए कि कूलम्बिक फोर्स K(Q1Q2)R² होता है। आप सब तो बड़े बच्चे हो, पर अगर कुछ 11th के बच्चे भी हैं जो देख रहे हैं रिवीजन, क्योंकि आपके लिए भी काम का है, अभी आपने कूलम्बिक फोर्स उतना डिटेल में नहीं पढ़ा है। वो आप कब पढ़ोगे? वो आप पढ़ोगे 12वीं कक्षा में। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको होता है mv²/r और एंगुलर मोमेंटम mvr, ये आपने आरबीडी में पढ़ लिया है। तो अब ये रिवीजन जो बच्चे देख रहे हैं, अगर उन्होंने ये सारी चीजें नहीं पढ़ी है तो ये आप आगे अपने कोर्स में पढ़ लोगे। फिजिक्स में ये सारी चीजें आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे। तो अगर आपको अभी ये नहीं भी पता है तो चिंता मत करना, पढ़ लोगे। बहुत सारे बच्चे आते हैं, बोलते सर आपको है ना पढ़ाना नहीं आता। मैं बोलता हूं क्यों सर, आपने ये तो बताया ही नहीं एंगुलर मोमेंटम mvr कैसे आया। मैं यही तो बोल रहा हूं, मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि यार ये पूरा एक टॉपिक है, इसको पढ़ाने के लिए 1 घंटा चाहिए। अब रिवीजन में अगर मैं एंगुलर मोमेंटम पढ़ाऊंगा तो कैसे रिवीजन होगा? अभी आप बस इसको याद कर लो कि ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो बोर ने हमें बहुत सारे पोस्टुलेट दिए। बोर ने हमें क्या दिए? बहुत सारे पोस्टुलेट दिए जिसके ऊपर उनका पूरा मॉडल बेस था। वो पोस्टुलेट क्या बोलते हैं? वो पोस्टुलेट बोलते हैं, सबसे पहला पोस्टुलेट तो ये था उन्होंने जो दिया कि एटम का एक न्यूक्लियस होता है जहां पे सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। प्रोटॉन्स की कहानी रदरफोर्ड ने बताई थी, न्यूट्रॉन्स की कहानी चैडविक ने बताई थी। ठीक है, न्यूक्लियस का साइज बहुत 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 छोटा है और वो सेंटर ऑफ द एटम में प्रेजेंट है। ये पूरा काम अपने रदरफोर्ड ने किया था, तो रदरफोर्ड जी की जय हो। जिसको पिछला वाला पार्ट रिवाइज करना है वो जाके कर सकता है, प्लीज कर लेना। अगर जो मैं बोल रहा हूं वो आपको लग रहा है कि चाइनीज है, चाइनीज तो खैर छोड़ो, स्पेनिश है या जो भी है, फ्रेंच है, जर्मन है, तो पिछला वाला पार्ट जाके रिवाइज जरूर से कर लेना। वहां पे हमने रदरफोर्ड और थॉमसन और कैथोड रे ट्यूब, एनोड रे ट्यूब, ये सारे बेसिक्स रिवाइज किए थे। दूसरा पोस्टुलेट क्या है? नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं या मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ये पूरा काम भी रदरफोर्ड ने ही किया था। तो बोर ने रदरफोर्ड के काम को अपने मॉडल में इंक्लूड कर लिया, एक्सक्लूड नहीं किया। उन्होंने बोला हाँ यार ये चीजें रदरफोर्ड ने बहुत अच्छी बताई थी तो मैं रख लेता हूं। ठीक है, उन्होंने क्या बोला? ये रदरफोर्ड की अच्छी चीज है, मुझे एकदम सही लग रही है, मैं इनको अपने मॉडल में भी शामिल कर लूंगा। उन्होंने अपने मॉडल में इसको शामिल कर लिया। जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है वो सर्कुलर है। इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाएंगे 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 लगाएंगे, चक्कर लगाता जा रहा, लगाता जा रहा, लगाता जा रहा है। अब कुछ एक सवाल आते हैं कि यार चक्कर लगाने के लिए तो हमको एक फोर्स चाहिए। दिखता कैसा है? ऐसा दिखता है जैसे ये चांद हमारी धरती के अराउंड घूम रहा है। मैं चांद बोलता हूं तो लोगों के चांद के टुकड़े मन में आ जाते हैं, किसी की शक्ल मन में आ जाती है, बड़ा ही रोमांटिक सा रिश्ता बन गया है चांद के साथ हमारा। खैर वो सारी बातों में हम अभी चले गए तो रिवीजन नहीं होगा। दूसरा पोस्टुलेट क्या है? जो अट्रैक्शन का फोर्स है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो उतने फोर्स के बराबर है जो इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर मोशन करने के लिए चाहिए। जैसे ही मैंने आपको बोला ना कि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो जिन बच्चों को फिजिक्स से बहुत प्यार है, सारे बच्चों को फिजिक्स से बहुत प्यार होना चाहिए, आप चाहे जेई के बच्चे चाहे नीट के बच्चे हैं, नीट वालों को थोड़ा सा डर लगता है। इस डर को दूर कौन भगाएगा? सारांश गुप्ता सर दूर भगाएंगे। सारांश गुप्ता सर की फिजिक्स की रिवीजन सीरीज है, वो जाके देख लेना। और अगर आपको एकदम डिटेल में पढ़ना है तो ई सरल की ऐप डाउनलोड कर लेना। चलो अब आप इस पे आते हैं। देखो ये अपना न्यूक्लियस, ये अपना इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, घूम रहा है। अपने आप तो कोई चीज घूमेगी नहीं। अर्थ के अराउंड मून घूम रहा है। कैसे? एक ग्रेविटेशन का फोर्स लग रहा है। तो ये न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज्ड। इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बिक फोर्स लग रहा है, जो अपने प्री रिक्विजिट में देखा था K(Q1Q2)R²। यह हुई पहली बात। दिमाग में घुसी कि नहीं घुसी? एक फोर्स लग रहा है कूलम्बिक फोर्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में K(Q1Q2)R²। यह आपके दिमाग में बात घुस चुकी है। अब अपन आते हैं दूसरी बात।
अगर कोई भी एक बॉडी है, ये वाली जो बॉडी है, उसको किसी बॉडी के अराउंड सर्कल में घूमना है और ये v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है पर उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। अगर सर्कुलर मोशन में घूमना है तो mv स्क्वायर बाय आर, जहां पे मास, ये जो बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही है उसका मास है, v उसकी वेलोसिटी है और r ये रेडियस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, उतना फोर्स चाहिए होता है। अगर मेरे को r डिस्टेंस दूरी पे एक बॉडी को सर्कल में घुमाना है तो मेरे को उसको mv स्क्वायर बाय आर जितना फोर्स देना पड़ेगा। ये फोर्स कहां से आ रहा है? ये फोर्स आ रहा है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेरे को ये फोर्स प्रोवाइड कर रहा है कि कौन सा फोर्स? mv स्क्वायर बाय आर जितना फोर्स। तो हो गया k q1 q2 बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। ये अपना पोस्टुलेट 2 हो गया। भाई फोर्स कहां से आया? बोर ने आंसर दे दिया। थर्ड पोस्टुलेट क्या है? इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई है। ये वाला जो पोस्टुलेट है ये हवा में से आया था, ये बोर को भी नहीं पता ये कैसे आया, तो मैं इसको हवा हवाई पोस्टुलेट बोलता हूं। ये कौन सा पोस्टुलेट है? ये हवा हवाई पोस्टुलेट है। बोर ने देखा यार ये एक्सपेरिमेंटली सही हो रहा है, इसको अपन पोस्टुलेट बता देते हैं, उनके पास इसका कोई रीजन नहीं था, तो ये बोर मॉडल का एक्चुअली में एक फेलियर भी है। तो ये अपना हवा हवाई पोस्टुलेट है। रैंडमली उन्होंने कहीं से तो बोल दिया कि भैया इलेक्ट्रॉन से उन ऑर्बिट्स में मूव कर सकते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है। ये पूरा कैलकुलेशन बेस्ड था, इसका कोई क्वालिटेटिव रीजन बोर के पास नहीं था। तो ये तीसरा पोस्टुलेट हो गया। मैथमेटिकली इसको हम क्या लिखेंगे? mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई, जहां पे n की वैल्यू क्या होती है? 1 2 3 4, ये सारी वैल्यूज n की अलाउड है। तो mvr इज इक्वल टू h/2 पाई, फिर mvr इज इक्वल टू 2h/2 पाई, फिर mvr इज इक्वल टू 3h/3 पाई। आ रही बात समझ में? मास कांस्टेंट है, h/2 पाई कांस्टेंट है। जैसे जैसे n चेंज होगा वेलोसिटी भी चेंज होगी और r भी चेंज होगा। अभी जब हम इसकी पिक्चर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो ये सारी वैल्यूज अलाउड है, h/2 पाई, 2h/2 पाई, 3h/2 पाई, 4h/2 पाई। अब आपके मन में आ रहा होगा बोर ने ये बोला क्यों, इससे कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, इससे हम कैसे जीत पा रहे हैं? अभी आपको बताता हूं। 1.5h/2 पाई, 2.5h/2 पाई, 3.5h/2 पाई, ये सारी वैल्यूज अलाउड नहीं है। चलो अब इसकी थोड़ी सी भूमिका बनाते हैं, वाली भूमिका नहीं, भूमिका वाली भूमिका, ठीक है? रदरफोर्ड के मॉडल में एक प्रॉब्लम थी कि अगर ये मान लो मेरा न्यूक्लियस है और ये मेरा इलेक्ट्रॉन है और ये इसके अराउंड ऐसे चक्कर लगा रहा है, तो ये ऐसे स्पाइरल पाथ करते करते न्यूक्लियस में घुस जाएगा। ऐसा किसने बोला? ऐसा मैक्सवेल ने बोला। मैक्सवेल साहब ने बोला कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेटेड मोशन में घूम रहा है तो वो एनर्जी लूज करता जाएगा और स्पाइरल होकर न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा। तो ये पूरा मॉडल ही क्या हो गया था? अपना रिजेक्ट हो गया था। बोर ने इसका एक जुगाड़ निकाला जो प्रॉपर्ली एक जुगाड़ ही है। भारतीय मेंटालिटी थोड़े टाइम के लिए बोर के अंदर जाके घुस गई और उन्होंने जुगाड़ क्या निकाला? उन्होंने बोला कि भैया एटम की पिक्चर ऐसी दिखती नहीं है। एटम की पिक्चर कैसी दिखती है वो अब हम देखेंगे। किसमें देखेंगे? पोस्टुलेट 4 में। आपको प्रॉब्लम समझ में आई? एक्सेलरेटेड पार्टिकल, मतलब चार्ज पार्टिकल सॉरी, एक्सेलरेटेड मोशन में चल रहा है, एनर्जी लूज करेगा, न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी। पर असली में ऐसा नहीं हो रहा। तो ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं उनको स्टेशनरी ऑर्बिट बोला जाता है, क्योंकि इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट है, वो एनर्जी इन ऑर्बिट्स में लूज नहीं करता। अगर एनर्जी लूज नहीं करता तो अंदर घुसेगा कैसे? न्यूक्लियस में। तो बोर ने इसका एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन दिया कि भैया देखो एटम की पिक्चर ऐसी दिखती है, एक्सेलरेशन से रेडिएशन नहीं निकलता क्योंकि स्टेशनरी ऑर्बिट है, एनर्जी तो कांस्टेंट है और एनर्जी लूज तो हो ही नहीं रहा। देखो आपको एटम की पिक्चर से समझाता हूं, ये नंबर हम बाद में देखेंगे, ये सब तो ठीक है केएल। अब जरा ध्यान से सुनना, ठीक है? उन्होंने क्या बोला था? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2 पाई। इसका मोमेंटम क्या होगा? h/2 पाई। इसका मोमेंटम क्या होगा? 2h/2 पाई। इसका मोमेंटम क्या होगा? 3h/2 पाई। ये मेरा क्या है? ये मेरा न्यूक्लियस है जो सेंटर में है। अब जरा दिमाग लगाना, ध्यान लगाना। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में घूम रहा है, ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, वो इस ऑर्बिटल में घूम रहा है, वो यहां बीच में कहीं नहीं आ सकता क्योंकि वहां पे ये मोमेंटम की वैल्यू अलाउड नहीं है। इसमें 2h/2 पाई है। अगर मान लो वो यहां पे आता है, यहां पे जो मैंने लाइन खींची है वो यहां आता है और यहां की वैल्यू 1.5h/2 पाई है मोमेंटम की, तो 1.5h/2 पाई तो अलाउड नहीं है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं आ सकता, हमारा इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं आ सकता।
तो जो हमारा यहां पे इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन यहीं पे फंस गया है, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर आने की कोशिश करता है तो वो ऐसे मोमेंटम की स्टेट में आ जाएगा जो बोर के पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग अलाउड ही नहीं है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ इस ही शेल में रह सकता है। क्या बोला उन्होंने कि भैया ये जो शेल है इसमें एनर्जी कांस्टेंट है, यहां से इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं जाएगा, जाएगा तो सही, वो उसकी एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है कि कब वो नीचे जाएगा, पर ऐसे कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज करते हुए नहीं जा सकता। बोर ने क्या बोला कि कंटिन्यूअस लॉस ऑफ एनर्जी, कौन सी लॉस ऑफ एनर्जी, कंटिन्यूअस लॉस ऑफ एनर्जी अलाउड नहीं है, क्योंकि हमको मोमेंटम को कंजर्व रखना है। तो कंटिन्यूअस लॉस ऑफ एनर्जी नॉट अलाउड। तो आप ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे एनर्जी लूज करता हुआ इसके अंदर नहीं घुस सकता। तो एनर्जी लूज या गेन कैसे होगी उसको अभी देखेंगे, बट ये समझ में आया कितना ब्यूटीफुली उन्होंने क्या, उन्होंने दो चीजें बोली। एक तो आपको इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh/2π, h/2π का इंटीग्रल ही होना पड़ेगा तो ये अलाउड है, वरना अलाउड नहीं है। दूसरा उन्होंने क्या बोला कि भैया एनर्जी कांस्टेंट होती है स्टेट की, तो यहां से रेडिएशन नहीं निकलते हैं। इन दोनों चीजों को कंबाइन करके उन्होंने जो रदरफोर्ड मॉडल की प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर दिया। इन जो अपने ऑर्बिट्स होते हैं उनके नाम होते हैं KLMNO, नंबर देने तो 1 2 3 4 5। तो ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, ठीक है। यही अभी आप लोगों की इमेजिनेशन है अपने एटम की, क्योंकि बोर ने बहुत प्यारा काम किया था। फेलियर्स आए बाद में, पर इनका काम बहुत रिवोल्यूशनरी था और प्यारा था, ठीक है। तो चलो बोर ने ये क्लियर कर दिया। अब अगली बात ये आती है कि यार आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी कंटिन्यूअसली लूज नहीं कर सकता, जिससे हमारी जो रदरफोर्ड की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। तो एनर्जी लूज होगी कैसे या गेन होगी कैसे, या इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में फंस के रह गया है, भाई शेल 2 का इलेक्ट्रॉन शेल 2 में रह सकता है, कहीं जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, ऐसा कर दिया है क्या? बोर ने बोला ऐसा नहीं भाई, आइंस्टाइन ने और जो अपने प्लैंक है उन्होंने ये प्रूव कर दिया था कि भैया एनर्जी का पार्टिकल नेचर होता है, लाइट का पार्टिकल नेचर होता है, डिसकंटिन्यूअसली छोटे छोटे डिस्क्रीट पैकेट्स में एनर्जी का आदान प्रदान होता है। ये भी हमने पिछली बार रिवाइज कर लिया था। तो उन्होंने बोला कि देखो अब मैं बताता हूं कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लूज या गेन करते कैसे हैं। तो एमिशन मतलब निकलना और एब्जॉर्प्शन मतलब खाना किसी एनर्जी का फोटोन के फॉर्म में सिर्फ तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरे स्टेशनरी ऑर्बिट में जंप करे। क्या बोला उन्होंने, दोबारा से रिपीट करते हैं, बहुत शानदार बात बोली है। उन्होंने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लूज करनी है मतलब एमिशन करना है, या एनर्जी गेन करनी है मतलब एब्जॉर्प्शन करना है, तो वो सिर्फ तभी हो सकता है जब ये अपना न्यूक्लियस, ये अपनी फर्स्ट शेल, ये अपनी सेकंड शेल। आप एनर्जी लूज कब कर सकते हो? मान लो आप सेकंड शेल में बैठे हो, एनर्जी लूज करने के लिए आपको डायरेक्टली कूद के जंप मार के फर्स्ट शेल में जाना पड़ेगा, आप बीच में कहीं नहीं रह सकते हो। क्या बोला उन्होंने, कूद के कहां जाना पड़ेगा? फर्स्ट शेल में। और इसमें एनर्जी कितनी होगी? सेकंड शेल की मान लो एनर्जी E2 है, फर्स्ट शेल की मान लो एनर्जी E1 है, तो इस ट्रांजिशन में जो एनर्जी निकलेगी वो निकलेगी E1 माइनस E2। क्या एनर्जी निकलेगी? E1 माइनस E2, और कोई एनर्जी अलाउड नहीं है। सर समझ में नहीं आया। बोर ने सिर्फ इतना सा बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसा नहीं कर सकता कि पहले इस स्टेट से यहां पे कहीं पे कूद जाए फिर यहां से शेल में कहीं कूद जाए, नहीं, डायरेक्ट जंप मारना पड़ेगा। इसको समझने का देखो एक मेरे पास बहुत शानदार तरीका है, जैसे आपको बताता हूं, दिखाता हूं। एनर्जी एब्जॉर्ब वगैरह हम देख लेंगे, इसको हम देखते हैं एक बार। आप एक बिल्डिंग में रह रहे हो, आप ये हो, अब आप बीच के माले पे तो रह नहीं सकते, आपने एनर्जी खा ली, बहुत खाना खा लिया, चढ़ के ऊपर पहुंच जाओगे, यहां पहुंच गए, बीच में हवा में लटक के नहीं रह सकते ना किसी बिल्डिंग पे, किसी ना किसी फ्लोर पे रहोगे, फर्स्ट फ्लोर पे रहोगे, सेकंड फ्लोर पे रहोगे, थर्ड पे रहोगे, फोर्थ पे रहोगे, फिफ्थ पे रहोगे, सिक्स्थ पे रहोगे। यही सरल की पावर है, ये विजुअलाइजेशन की पावर है। आप ऐसा नहीं हो सकते सर मैं 1.5 फ्लोर पे रहता हूं, भैया हो ही नहीं सकता, लटक के कैसे रहेगा, समझ रहे हो? तो या तो फर्स्ट फ्लोर पे रहोगे, या सेकंड पे रहोगे, या थर्ड पे रहोगे, या फोर्थ पे रहोगे। तो अपने इलेक्ट्रॉन के साथ भी ऐसा ही होता है, अगर वो एनर्जी खाता है तो अंदर वाली शेल से बाहर वाली शेल पे कूद जाता है, अगर एनर्जी लूज करता है तो बाहर वाली शेल से अंदर वाली शेल में आ जाता है। तो जब ऊपर जंप मारेगा तो एब्जॉर्प्शन, नीचे जंप मारेगा तो एमिशन। सिंपल है बस, और अपने को क्या करना है ये अपने सीख ही लिया। अब मेन बात आती है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। भाई हमको बोर के सारे पोस्टुलेट्स क्लियर हो गए। बोर ने मेजरली क्या किया, शेल्स इंट्रोड्यूस कर दी,
ये बोल दिया हर शेल की एनर्जी कांस्टेंट है, ये बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन से उन्हीं शेल्स में रह सकता है जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल है h/2π का। ठीक है, अब हमको यह पता लगाना है यार न्यूक्लियस से एग्जैक्टली कितनी डिस्टेंस पर है ये शेल्स। जो K शेल है उसकी डिस्टेंस क्या है, जो L शेल है उसकी डिस्टेंस क्या है, जो M शेल है उसकी डिस्टेंस क्या है। अब हमको ये चीज पता लगानी है। बहुत सिंपल है, जो बड़ी सारी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होती है वो मैं यहां नहीं करूंगा, ये रिवीजन वीडियो है, हमको शॉर्ट में काम करना है। जो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए वो डायरेक्टली दिखा देता हूं मैं, ये याद नहीं करना है, ये हमारा कैलकुलेशन करने के बाद आता है, पर ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, इसलिए मैंने आपको यहां पे सारी वैल्यूज दिखाई हैं। तो आप पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मेरा कोलगेट वाली स्माइल वाला चेहरा, क्योंकि हमारा न्यू ईयर का रेजोल्यूशन क्या था, फोकस करेंगे, सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट रखेंगे और हमेशा कोलगेट वाली स्माइल रखेंगे। H की वैल्यू याद होनी चाहिए, M की वैल्यू इलेक्ट्रॉन का मास है याद होनी चाहिए, K की वैल्यू याद होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू भी याद होनी चाहिए है। ये फॉर्मूला निकल के आता है कैलकुलेशन करने के बाद। तो जब हम यहाँ पे H की वैल्यू रखेंगे, M की वैल्यू रखेंगे, K की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू रखेंगे, तो ये फाइनली फॉर्मूला जो हमारा बन जाता है सारी कैलकुलेशन करने के बाद वो बनता है ये। और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। सर एन क्या है, शेल का नंबर है, तो के शेल है, अगर के शेल है तो एन की वैल्यू हो जाएगी 1, अगर एल शेल है तो एन की वैल्यू हो जाएगी 2, एम शेल है तो एन की वैल्यू हो जाएगी 3। तो जो भी शेल की वैल्यू है, जो भी शेल का नंबर है वो यहां पे आएगा। सर जेड क्या है, अभी तक भी जेड नहीं पता क्या, इतने बड़े हो गए, एटॉमिक नंबर है। सर ये एंगस्ट्रॉम क्या है, वाह, ये तो रेडियस नापने का एक यूनिट है, 10⁻⁻10 मीटर्स, ये एक एंगस्ट्रॉम होता है बस। तो अब क्या है, अब थोड़े बहुत क्वेश्चन अपन कर लेंगे। तो अगर मैं एक हाइड्रोजन के एटम के लिए बात करूं, दिस इज फॉर हाइड्रोजन का एटम। बोर ने ज्यादातर अपना काम हाइड्रोजन या फिर उसके जैसी स्पीशीज, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे ही किया था। उनका जो मॉडल है वो भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे अप्लाई होता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे अप्लाई नहीं होता है, ये उनकी एक शॉर्ट कमिंग है। तो अगर मैं हाइड्रोजन के लिए उसकी फर्स्ट शेल, तो ये मेरा हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये उसकी फर्स्ट शेल, अगर मैं इसका ये रेडियस निकालूं, ये R0 अगर मैं इसको बोलूं तो वो आएगा 0.529 n स्क्वायर बाय z। तो H का हाइड्रोजन का Z कितना है 1, n की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो R0 आ जाएगा 0.529। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। हाइड्रोजन के फर्स्ट जो अपना ऑर्बिट है उसका रेडियस वो कितना दूर है न्यूक्लियस से, ये हमको याद होना चाहिए है। तो R0 इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आपको रेडियस कैलकुलेट करना है फर्स्ट सेकंड बोर ऑर्बिट के हाइड्रोजन का, फटाफट कर लेते हैं। फर्स्ट का अपन ने कर ही लिया, सेकंड में आपको n की वैल्यू 2 डालनी है, तो 0.529 इंटू 4 हो जाएगा। लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली आप n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा 2.116 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। रेडियस रेशियो ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li+2। अच्छा, तो फॉर्मूला क्या है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाइड्रोजन का Z 1 है, लिथियम +2 का Z क्या है, लिथियम +2 का Z 3 है, तो सेकंड ऑर्बिट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन तो 0.529 इंटू 2 स्क्वायर, थर्ड रेडियस ऑर्बिट ऑफ लिथियम 0.529 इंटू n स्क्वायर हो गया 3 स्क्वायर अपॉन Z, तो वो हो गया 3, क्योंकि लिथियम का Z कितना होता है 3, दोनों को आप डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर अपॉन 3, इसका आंसर निकल के आ जाएगा 4/3। तो आंसर कितना हो गया, 4/3 अपना आंसर हो गया। इन कैलकुलेशंस में फ्रैक्शंस में ध्यान रखना, इससे ये तो कट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास बचा 2 स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 3 स्क्वायर अपॉन 3। तो आपको उचकाना करना तो सारी चीजें आती ही हैं, तो ये उचक के जाएगा ऊपर, तो ऊपर तो बन जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3, नीचे बन जाएगा 3 स्क्वायर, स्क्वायर से ये कटा, तो अपने पास आंसर आ गया 4/3। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगली एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन एनर्जी पे ही बनते हैं, क्योंकि हमको आगे जाके भी काम आती है। ठीक है, तो E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सर ये कैसे हो गया, देखो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, भैया वापस आ जाओ। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और इलेक्ट्रॉन जहां घूम रहा है, मान लो ये अपना इलेक्ट्रॉन है, ये घूम रहा है, इस ऑर्बिट में घूम रहा है, यहां पे एक न्यूक्लियस भी बैठा है, तो घूमने के कारण कौन सी एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ तनाव रहता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके कारण कौन सी एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी।
तो नेट एनर्जी क्या होगी? इन दोनों का सम। जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी आती है वो माइनस ऑफ के ही निकल के आती है। तो अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी 10 है तो टोटल एनर्जी अपनी हो जाएगी इज इक्वल टू -10। साथ में एक रिलेशन और निकल के आता है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इंटू 2, तो -10 इंटू 2 विच इज इक्वल टू -20। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं नीट में, खासकर बहुत भयंकर क्वेश्चंस आते हैं इससे। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -ke इज इक्वल टू pe बाय 2, पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 -ke इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो एनर्जी का फाइनली फॉर्मूला आएगा, अगर हम जूल पर एटम की टर्म्स में निकाल रहे हैं तो ये, इसको याद नहीं रखना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की टर्म में निकाल रहे हैं, हमको ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला याद रखना है? इसको भी आप पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अपने पास रख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं साथ साथ में बताता जा रहा हूं क्या क्या याद करना है। बाद में मत बोलना, माइंड मैप भी मिल जाएगा, पर फिर भी बताता जा रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। रिलेशन इंपॉर्टेंट क्या है? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब कुछ बच्चों के दिमाग में बात आती है, सर एनर्जी नेगेटिव कैसे हो सकती है? आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि इसमें -50 की एनर्जी है? बड़ा स्ट्रेंज है। मेरे को भी पहली बार जो मैंने पढ़ा था क्लास 11वीं कक्षा में, तो बड़ा ऊंचा को चक्के पूछा था, सर मजाक कर रहे हो ना आप हमारे साथ? पहले तो आपने हमको क्रोमियम का एटॉमिक नंबर हटा दिया, ठीक है, फिर उसके आपने बोला ये एक्सेप्शन है। आप वापिस से वही खेल खेल रहे हो ना, केमिस्ट्री वाला। सर ने बोला भैया फिजिक्स में भी ऐसे होता है, तो जान में जाना ही कि फिजिक्स में होता है तो सही होता होगा। भैया ऐसा कुछ नहीं होता, केमिस्ट्री भी प्यारा सब्जेक्ट है, प्लीज बदनाम ना करें, प्यार से पढ़ें और खुश रहें, ठीक है। एनर्जी नेगेटिव कैसे हुई? क्योंकि हमने जहां पे एनर्जी का जीरो माना है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? कन्वेंशंस पे। तो वर्ल्ड ऑफ कन्वेंशंस में हमने क्या माना कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जीरो है, क्योंकि अगर वो उससे पास आ गया तो न्यूक्लियस उस पे अपना दबदबा कायम करने लग जाएगा। तो अगर इनफाइनाइट पे एनर्जी जीरो है और न्यूक्लियस के जैसे जैसे पास आ रहा है तो एनर्जी कम हो रही है, तो इनफाइनाइट के रिलेटिव, इनफाइनाइट पे जीरो माना, न्यूक्लियस के जैसे ही वो पास आया तो एनर्जी जीरो से कम। जीरो से कम कौन सा नंबर होता है जरा बताइए तो? नहीं खुद ही दिमाग लगाओ। जीरो से कम सर 1 होता है। अब नहीं सर, जीरो से कम तो नेगेटिव होता है। तो जैसे जैसे वो न्यूक्लियस के पास आएगा वैसे वैसे एनर्जी क्या होती जाएगी सर? नेगेटिव होती जाएगी। तो आ गया क्या समझ में? हाँ सर आ गया। आगे बढ़े क्या? हाँ सर बढ़ो। तो बस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमने जैसे इंफिनिटी पे जीरो डिफाइन की कन्वेंशन से, वैसे ही जैसे पास आएंगे एनर्जी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन की -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है हाइड्रोजन के एटम में, तो फिर फाइंड आउट करो काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी ऑफ ऑर्बिट वेयर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट और उस ऑर्बिट का रेडियस। अब ये बड़ा क्वेश्चन है, बच्चे डर जाते हैं, है कुछ नहीं। हमने क्या सीखा था कि पोटेंशियल एनर्जी को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो उस ऑर्बिट की एनर्जी आ जाएगी, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -2 ke होता है, तो ke कितनी आ गई? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस पे नेगेटिव का साइन लगा दूंगा तो क्या आ जाएगी? टोटल एनर्जी। तो कितनी आ गई? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। वो फॉर्मूला लगा लो, ऑर्बिट आ गया सेकंड। क्यों? क्योंकि हमको हाइड्रोजन की एनर्जीज याद रखनी है। पहली एनर्जी क्या होगी? -13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर। भाई जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होता है, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होता है। जेड की वैल्यू 1 है, वो तो कांस्टेंट है, एन की वैल्यू पुट करते जाते हैं। फिर दूसरी एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी? -13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। ये बराबर होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। बाकी सारी वैल्यूज भी ऐसे निकालते जाना। थर्ड ऑर्बिट के लिए नीचे 3 स्क्वायर, फोर्थ ऑर्बिट के लिए नीचे 4 स्क्वायर। वैल्यूज आती जाएंगी, याद करते जाना या गूगल करके देख लेना। सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज याद करनी है, या ईसरल के जो अपने पूरे वाले लेक्चर्स हैं जिसमें और ज्यादा ऑसम विजुअलाइजेशन है, वहां पे भी आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। इसका डायरेक्टली ये फॉर्मूला होता है, ये याद कर लो, 2.188 इंटू 10⁶ जेड बाय एन। आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देख रहे हो, इतनी ज्यादा वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता रहता है। आपको पता है आपके अंदर इतने छोटे इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है? सब एटम से बने, और वो इलेक्ट्रॉन इतनी वेलोसिटी के साथ घूम रहे हैं। यार गुदगुदी होनी चाहिए अंदर ये सोच के कि भाई अंदर कुछ चीजें हैं जो इतनी वेलोसिटी के साथ धक 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 धक। ये साइंस का वंडर है। फिर भी आप एकदम स्टेशनरी ऐसे अटेंशन होके खड़े हो सकते हो। तो ये वैल्यू भी आपको क्या करनी है? याद करनी है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, जैसे ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब सबसे लोएस्ट एनर्जी की स्टेट। तो अगर मेरा ये न्यूक्लियस है तो जो मेरी फर्स्ट शेल है वो मेरा क्या होता है? वो मेरा ग्राउंड स्टेट होता
है। लोएस्ट एनर्जी स्टेट किसी भी एटम की ग्राउंड स्टेट कहलाती है। तो H एटम के लिए -13.6 हो गई, He+ के लिए -54.4 हो गई। क्यों? क्योंकि -13.6 इंटू Z²/n²। हीलियम के केस में n की वैल्यू 1, Z की वैल्यू 2। तो ये तो अपनी किसकी बात हुई? ये अपनी बात हुई ग्राउंड स्टेट की। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है एक्साइटेड स्टेट की। देखो वैसे तो क्या होता है कि डेफिनेशंस वैसे बहुत सिंपल है, बट इसमें बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट के ऊपर है उसको बोलते हैं कि वो एक एक्साइटेड स्टेट में है। क्या हो रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट से ऊपर है उसको हम बोलते हैं कि भैया वो एक्साइटेड स्टेट में है। तो ग्राउंड स्टेट के अलावा सब लोग एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। तो जो n=2 है वो फर्स्ट, फिर 3 वाला सेकंड, फिर थर्ड एंड फोर्थ एंड सो ऑन। ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है एक्साइटेशन एनर्जी की। जैसे मान लो मेरे को n=2 से n=3 में इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना है, तो मेरे को उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, मेरे को उसको एक्साइट कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, वो एनर्जी हो जाएगी एक्साइटेशन एनर्जी। तो डेफिनेशन में नहीं पढ़ रहा, आपको क्लियर है? आपको नहीं क्लियर हो तो पॉज करके डेफिनेशन पढ़ लेना। ठीक है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर है या पीरियोडिसिटी की टर्म्स में ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आयनाइजेशन एनर्जी ओनली एप्लीकेबल फॉर ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन किसमें है? ग्राउंड स्टेट में है, ये उसके लिए एप्लीकेबल है। तो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है एक इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से n=infinity पे पहुंचाने के लिए फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। देखो बोर ने सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज पे काम किया था, मतलब जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है उनके लिए काम किया था। बच्चों को जो मेजर कंफ्यूजन होता है वो होता है बाइंडिंग एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी में। तो बाइंडिंग एनर्जी एक बहुत बड़ा सेट है, आयनाइजेशन एनर्जी उसका छोटा सा सेट है, उसको अभी अपन देखेंगे। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या? हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे है, ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी तक पहुंचाने के लिए, एटम से बाहर फेंकने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसको हम बोलेंगे क्या? बोलो ना, सो रहे हो क्या? जाग जाओ। आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी H एटम की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसके एक इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकने के लिए एटम से। क्लियर हुआ? धोनी है ना लंबे लंबे छक्के मारता है एकदम ग्राउंड के बाहर, वैसा। हीलियम प्लस के लिए इतना, लिथियम 2+ के लिए इतना, याद करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट बहुत इजीली कर सकते हो। एक टर्म होती है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी में क्या होता है? किसी भी शेल से, फर्स्ट में हो मतलब ग्राउंड स्टेट में हो, चाहे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, वहां से उसको बाहर भेजने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो बाइंडिंग एनर्जी होती है। ठीक है। फ्रॉम एनी स्टेट टू n=infinity बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। अगर ग्राउंड स्टेट की बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो वो नेचुरली एक एटम की आयनाइजेशन या फिर एक आयन की आयनाइजेशन एनर्जी बन जाएगी। n=3 से बाहर भेजा क्या कहलाएगी? थर्ड शेल की बाइंडिंग एनर्जी। n=1 मतलब ग्राउंड स्टेट से बाहर भेजा, दो नाम हो जाएंगे इसके, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट या फिर आयनाइजेशन एनर्जी। जब मैं आयनाइजेशन एनर्जी बोलता हूं तो उसमें इंप्लिसिट होता है, ऑलरेडी हमको समझ में आता है कि हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये अब सन है। अब हम हमारे ओरिजिनल प्रॉब्लम पे आ रहे हैं। भैया ये जो सन है आप इतना आसानी से बोल देते हो या हाइड्रोजन और हीलियम का बना है, तो कोई साइंटिस्ट गया था सन से मटेरियल उठा के लेके आया था, जादू से उसने बता दिया था कि हाइड्रोजन और हीलियम से बना है? नहीं, ये प्रॉब्लम आती है स्पेक्ट्रम से। ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कैसे हुई कि सन कौन से एलिमेंट्स का बना हुआ है, या फॉर एग्जांपल हमसे 10 लाइट ईयर्स जो दूर एक स्टार है वो कौन से एलिमेंट का बना हुआ है, या ये किस एलिमेंट का बना हुआ है, जहां पे हम जा नहीं सकते उसके बारे में भी कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं। देखो अभी तक बहुत साल पहले तक मार्स पे हम गए नहीं थे, पर मार्स को देख के बता दिया था ये किस चीज का बना हुआ है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं, उनको देख के बताया था किस चीज का बना हुआ है। कैसे बताते हैं? स्पेक्ट्रम से। तो हम स्पेक्ट्रम ही देखने वाले हैं। भाई कोई रॉकेट तो है नहीं ऐसा कि कोई रॉकेट में बैठ के सन पे चला गया और लेके आ गया वहां से भैया मैं एक मटेरियल लेके आया हूं, ऐसा तो हुआ नहीं था। इतने तो भी एडवांस रॉकेट है नहीं, काश। ठीक है। तो हमको ये पता किससे चलता है? स्पेक्ट्रम से पता चलता है। स्पेक्ट्रम कैसे होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक एमिशन स्पेक्ट्रम, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, मोटा मोटा आपको ऊपर से बता देता हूं। ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रम कब बनता है भाई? चलो देखते हैं। तो एमिशन स्पेक्ट्रम जब रेडिएशन जो हम एमिट हुआ है, जैसे मान लो सन है, सन से एक रेडिएशन आया, लाइट आती है, उसको हम प्रिज्म से पास करा देते हैं, तो जो लाइट है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है। बहुत सारे जैसे विबग्योर में ब्रेक डाउन हो जाएगी, उसको जब हम एक स्पेक्ट्रम में लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है। आपने एक स्क्रीन पे ऑब्टेन किया, वहां पे आपको वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, येलो, ये सारे कलर्स दिखेंगे ऐसे ब्रेक होते हुए। तो ये जो पट्टी है इसमें जो इतने सारे कलर्स दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब एक रेंज, तो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, रेंज ऑफ कलर्स, तो ये इसलिए क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम। जैसे यार ऐसे होता है 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी है, 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी है, 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी है,
बहुत इसमें घोटाले भी हुए सरकारों में, वो अलग कहानी किससे है, वो आप पॉलिटिक्स वगैरह पढ़ोगे तो वहां पे पढ़ोगे, यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। बट स्पेक्ट्रम का मतलब समझ में आया। आधे से ज्यादा बच्चे तो स्पेक्ट्रम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि चल क्या रहा है। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया एमिशन स्पेक्ट्रम। दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और एमिशन के भी पार्ट्स होते हैं जैसे एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। तो अगर आप कोई एटॉमिक गैस, जैसे फॉर एग्जांपल आपने हाइड्रोजन की गैस ले ली, उसको हम एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी को खा जाएगा पहले तो, फिर एनर्जी खाने के बाद उसको रियलाइज होगा यार नहीं यार ग्राउंड स्टेट में मैं ठीक था, तो वो क्या करेगा कि आपके कुछ फोटॉन्स को एमिट कर देगा, बाहर निकाल देगा। वो फोटॉन्स को आप एक स्क्रीन पे रिकॉर्ड कर लेते हो, उसको हम बोलते हैं एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन क्यों बन रही है, देखो जैसे आपको बताता हूं, मान लो ये मेरा हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में था, एनर्जी एब्जॉर्ब करके कूद के वो फर्स्ट शेल में आ गया। तो यहां से ये क्या एमिट हुआ, एक फोटोन एमिट हुआ। क्या एमिट हुआ, एक सिंगल फोटोन एमिट हुआ। मान लो ये फोटोन का कोई सा फ्रीक्वेंसी था, मेरे पास एक ये स्पेक्ट्रम का एक ऐसे प्लेट्स होती है छोटी छोटी, वो है। तो ये एक फोटोन यहां पे जब जाएगा तो यहां पे एक लाइन आ जाएगी, ये पूरा ब्लैक है, बाकी सब कुछ ब्लैक है। यहां पे एक लाइन आ जाएगी किसके करेस्पॉन्डिंग, इस फोटोन के करेस्पॉन्डिंग। तो पूरी शीट पर सिर्फ एक लाइन बनी इस एक ट्रांजिशन के कारण। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम, क्योंकि यहां पे हमको लाइंस दिखती हैं, हमारे स्पेक्ट्रम पे क्या दिखती है, लाइंस दिखती हैं। ठीक है, तो एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम होता कैसे, देखो मैं आपको बताता हूं। अभी हम यहाँ पे कुछ एक एनर्जी थ्रो करना शुरू करेंगे, ये ईसरल की पावर है। ठीक है, विजुअलाइजेशन, किलर विजुअलाइजेशन बोलते हैं कुछ लोग, एक्चुअली में विजुअलाइजेशन ये होता है, साइंटिफिक विजुअलाइजेशन है। ठीक है, तो हम अब क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे एनर्जी भेजने वाले हैं। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बहुत सारी एनर्जी अभी भेजने वाले हैं। आप देखना यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी आएगी, फिर ये देखो यहाँ पे ये एनर्जी आना शुरू हो गई है। अब आप इस इलेक्ट्रॉन को अगर फोकस करोगे, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर आप देखोगे तो ये कुछ एनर्जीज को खा के हायर स्टेट में चला गया, फिर लोअर स्टेट में आया, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये जा रहा है, ये वाला देखो ये एनर्जी, इलेक्ट्रॉन नहीं फोटोन। तो आप देखोगे ना, ध्यान से इसको देख रहे हैं, तो ये हमारे को दिखेगा कि ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर ये यहाँ पे गया, देखो इससे करी और ये यहाँ से गई, तो एक लाइन यहाँ पे यूवी रेज में। तो ये जो एनर्जी अभी एमिट कर रहा है, जब ये सेकंड शेल में एक्साइट होकर वापस फर्स्ट शेल में आया, तो ये सारी यूवी कर रहा है। अब इसने एक वॉयलेट कलर का भी एक रेडिएशन एमिट किया, क्योंकि ये 3 से 2 में आया था। तो ऐसे करके ये इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी खा रहा है, हायर स्टेट में जा रहा है, फिर जैसे हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आके कूद रहा है, तो फिर ये एनर्जी एमिट कर रहा है जो हमको हमारे स्पेक्ट्रम में दिख रही है। तो देखो कुछ तो इंफ्रारेड रेंज में मिली, एक लाइट ब्लू मिली, 2 वॉयलेट मिली, बाकी सब यूवी में मिली। तो इसको अपन ने स्लो करके आपको दिखा रहा हूं। ये एनर्जी खाई, ये इलेक्ट्रॉन एकदम यहां पे पहुंच गया, अभी एनर्जी एमिट करेगा, देखना अभी एनर्जी एमिट करी और ये सेकंड शेल में आ गया और हमको ये वाली एनर्जी मिल गई। तो ये एक्चुअल विजुअलाइजेशन है, कुछ थ्योरेटिकल नहीं चल रहा है, आपको सारी चीजें दिखा रहे हैं क्योंकि अपने को पढ़ाई से प्यार करना है। क्लियर हुआ, चले आगे, रुकना नहीं है, टुकना नहीं है, रुकना नहीं है, एकदम फोकस करके पढ़ते रहना है, फटाफट फटाफट रिवीजन करेंगे और एग्जाम फोड़ के आएंगे। आगे चलते हैं। तो हमको फाइनली ये स्पेक्ट्रम मिला। तो देखो ये पूरी ब्लैक स्क्रीन है, एक लाइन यूवी की, दूसरी लाइन यूवी की, एक लाइन वॉयलेट की है जो भी कलर है, एक लाइन इसकी, एक लाइन रेड कलर की, बाकी इंफ्रारेड की। तो हमें क्या मिली, लाइंस मिली, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। ऐसा ये दिखता है। ठीक है, अगला एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। तो आप क्या करते हो, लाइट का सोर्स लेते हो, बीच में एक गैस का क्लाउड ले लेते हो, तो क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ये गैस का क्लाउड खा जाएगा, बाकी एज इट इज जाने देगा। तो ये बाकी एज इट इज जाने दिया, वो दिख रहा है, ये वाली फ्रीक्वेंसी ये गैस का क्लाउड खा गया, तो हमें स्क्रीन पे ब्लैक दिखेगा क्योंकि ये वाली फ्रीक्वेंसी आई नहीं। बहुत सारी चॉकलेट्स किसी ने आपको दी, 10 दी, आपने उसमें से एक खा ली, तो वो गायब दिखेगी ना। तो यहां पे बहुत सारी ऐसी फ्रीक्वेंसी इस गैस को दी गई, उसमें से इसने एक खा ली, वो ब्लैक लाइन की तरह से दिखेगी, इसलिए इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब कर ली, हमको पता चल गया कौन सी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करी, क्योंकि वो यहां पे मिसिंग है। ठीक है, तो 3 तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं, कंटिन्यूअस कुछ नहीं है, यहां पे एमिशन ब्लैक पट्टी पे जो हमारे को एमिशन मिले वो, और एब्जॉर्प्शन पूरी एक कलर्ड पट्टी पे जो लाइन एब्जॉर्ब हो गई हमको वो मिल गई। आगे चलते हैं। कोई भी 2 एलिमेंट्स का आइडेंटिकल लाइन स्पेक्ट्रम नहीं होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो अब आपको फाइनली जवाब मिल गया है कि हमको कैसे पता कि सन हाइड्रोजन और हीलियम का ही बना हुआ है। देखो ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये हीलियम का न्यूक्लियस, ये उसका फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये सेकंड एनर्जी लेवल, ये हाइड्रोजन का फर्स्ट लेवल, ये सेकंड लेवल। इसकी एनर्जी होती है -13.6, इसकी एनर्जी होती है -3.4, इसकी एनर्जी होती है -13.6 × 4, इसकी एनर्जी होती है
-3.4 इंटू 4, ठीक है यार, वो फॉर्मूला होता है ना यार, Z² से मल्टीप्लाई होता है ना एनर्जी में ऊपर, इसलिए मैंने इंटू 4 कर दिया, क्योंकि हीलियम का Z कितना होता है 2। तो जब यहां से यहां जंप होगा, जब यहां से यहां ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन का, तो जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा वो -10.2 आएगा। यहां से यहां पर जब ट्रांजिशन होगा तो एनर्जी का जो भी डिफरेंस आएगा वो 10.2 से कुछ अलग आने वाला है। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस की वैल्यू है हाइड्रोजन के केस में और हीलियम के केस में, ये इनके लिए यूनिक है, और किसी एलिमेंट की एनर्जी डिफरेंस का वैल्यू इतना नहीं हो सकता, एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता, सबका स्पेक्ट्रम यूनिक आता है। तो हम स्पेक्ट्रम जो आ रहा है उसको देख के बता सकते भैया इसमें वो वाला एटम है, इसमें वो वाला एलिमेंट है। ये सबसे तगड़ी बात है। आप सोच के देखो साइंटिस्ट लोगों ने क्या दिमाग लगाया। ऐसी चीजों से ना साइंस की, टेक्नोलॉजी की, इन्वेंशंस की, इनोवेशंस की इज्जत बढ़ जाती है। तो आप सबको 10 घंटे पढ़ना है, क्योंकि एक दिन आगे चलकर देश का नाम आपको ही रोशन करना है। हमारे देश से भी तो इन्वेंशंस हो। दिमाग की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी है, रिसोर्सेस की कमी नहीं है, लगन की कमी है। पर आप सब को ये ट्रेंड बदलना है। जैसे अभी नए नए स्टार्टअप्स में, बिजनेसेस में हमारा नाम बहुत ऊपर जा रहा है, वैसे साइंटिफिक कम्युनिटी में भी हमारा नाम बहुत ऊपर जाना चाहिए है। तो आया समझ कि स्पेक्ट्रम से हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ई का फॉर्मूला ये है, सबका एनर्जी गैप यूनिक होता है। तो सन को हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन और हीलियम का बना है, क्योंकि इससे जो लाइट आ रही है, जब हमने उसके स्पेक्ट्रम को स्टडी किया तो बहुत सारे एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम जो थे वो हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग थे, बहुत सारे हीलियम के करस्पॉन्डिंग थे, बाकी सबका इसमें कुछ नहीं आया। ठीक है, तो अब हमको हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ना है। सबसे ज्यादा सवाल यहीं से बनते हैं, तो दिस इज वी 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 इंपॉर्टेंट। बोर मॉडल के सबसे ज्यादा सवाल यहीं से आते हैं। हमको साइंस तो सीखनी है, साइंस से प्यार भी करना है, पर उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा नंबर्स में। और अगर आप इस टॉपिक को फोड़ना चाहते हो, ये मेरे समझाने के बाद भी जब तक आप सवाल नहीं करोगे तब तक नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं ही होगा। ये बात याद रख लेना। तो ई सरल की ऐप डाउनलोड करनी है, उसमें शीट्स हैं, वहां से जाके एक होमवर्क इंडेक्स है हर शीट में, उससे इस पर्टिकुलर सब टॉपिक के सवाल उठा के कर लेना। आसान सवाल करने हैं तो 1 से कर लेना, और अगर टफ सवाल करने तो 2 से कर लेना। नीट के बच्चे हो तो आसान सवाल 1 में और टफ सवाल 2 में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी सीरीज होती है। पहली सीरीज लाइमन, दूसरी सीरीज बामर, तीसरी पास्चन, चौथी ब्रैकेट, पांचवी पिफन और छठी हम्फ्री। जो 1 पे हो रही है वो लाइमन, जो 2 पे हो रही है वो बामर, जो 3 पे हो रही है वो पास्चन, जो 4 पे हो रही है वो ब्रैकेट, और जो 5 पे हो रही है वो फंड, और जो 6 पे हो रही है वो हम्फ्री सीरीज कहलाती है। ये याद होना चाहिए, डायरेक्टली नाम से आ जाता है कौन सी सीरीज क्या है। जो सीरीज 1 पे एंड होती है, यह हाइड्रोजन के लिए है, उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो अल्ट्रावायलेट रीजन का होता है। जब हम इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे ना, E = h न्यू से, हमको मान लो E पता है और हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो वो किस में आएगी, अल्ट्रावायलेट रीजन में आ जाएगी। बामर सबसे स्पेशल है, क्यों? क्योंकि ये विजिबल रेंज में आती है। तो जो बामर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उनको जो फ्रीक्वेंसीज मिली वो देख पा रहे थे कि लाइट का कलर कौन सा है, इसलिए। आया समझ में? ये गैप्स है एनर्जी के। तो फर्स्ट शेल सेकंड शेल में 10.2 का होता है, सेकंड थर्ड में 1.89 का होता है, थर्ड फोर्थ में 0.66 होता है, और फोर्थ और फिफ्थ में 0.31 होता है। ये आपको याद करना है, तो मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद कर लेना, कौन सी सीरीज क्या कहलाती है और किसका एंड पॉइंट क्या है। भाई लाइमन है तो वो n = 1 पे एंड हो रही है, बामर है तो n = 2 पे एंड हो रही है। चलो आगे चलते हैं। तो ये 400 to 700 नैनोमीटर विजिबल रीजन होता है, ये आपको पता ही है, ये भी आपको याद होना चाहिए। किसी भी लाइन, किसी भी सीरीज की पहली लाइन को हम अल्फा लाइन बोलते हैं, दूसरी को बीटा, तीसरी को गामा। ये सब ग्रीक नोटेशंस हैं, काफी पॉपुलर है साइंस में। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एमिशन लाइंस बिटवीन N2 एंड N1। जैसे मान लो मेरा कोई भी N2 है, N2 = 4 और ये मेरा N1 = 1। अब इनके बीच में टोटल ट्रांजिशंस कितने पॉसिबल है, वो फॉर्मूला है N2 - N1 × N2 - N1 + 1 / 2। ये फॉर्मूला कैसे आया, अभी आपको एक सवाल के थ्रू बता दूंगा कि हाँ ये फॉर्मूला सही है, इसको गारंटीड ये सही है, ये भी आपको याद करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं। N2 दे देंगे, N1 दे देंगे, पूछ लेंगे कितनी लाइंस एमिट होगी बताओ। ठीक है, तो इस पे एक सवाल कर लेते हैं। फॉर्मूला याद हो गया, चलो आगे चलते हैं। फॉर्मूला याद करना है, पहले ही बोल रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और फॉर्मूला याद कर लेना। आपसे पूछा जा रहा है कि एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अगर एक इलेक्ट्रॉन 7 to 1 जाता है, 7th ऑर्बिट से 1st ऑर्बिट में जाता है,
मल्टी स्टेप ट्रांजिशन करके, मतलब वो 7 से 4 भी जा सकता है, फिर 4 से 1 जाएगा, 7 से 3 भी जा सकता है, 3 से 1 जाएगा, 7 से 5, 5 से फिर 4, फिर 4 से 3, या 7 से 6, 6 से 5, सारे पॉसिबल ट्रांजिशंस वो कर सकता है। तो ये बताओ कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी आएगी स्पेक्ट्रम में। तो देखो एक एक करके समझते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है, 5 6 7। अब लाइन में क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 7 से सीधा 1 में आ जाए, ये एक लाइन बनी, फिर 7 से 6 में कूदेगा और 6 1 में आ जाए, तो लाइमन की तो 2 ही लाइन हुई। लाइमन का मतलब क्या होता है? जो 1 पे एंड हो रहा है। तो कौन सी लाइमन है जिसके आगे मैं एल लिख रहा हूं? ये लाइमन सीरीज की लाइन होगी, ये लाइमन सीरीज की लाइन होगी। एक पॉसिबिलिटी क्या है? 7 से पहले 5 पे कूद जाए, ये 7 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है, ठीक है, और फिर 5 से 1 पे आ जाए, तो ये वाली भी सीरीज कौन सी होगी? लाइमन। तो ऐसे क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है लाइमन सीरीज के लिए? 7 से 1, 6 से 1, 5 से 1, 4 से 1, 3 से 1 और 2 से 1। मतलब 7 से 1 कूदेगा तो ये लाइमन सीरीज की एक लाइन हो गई, 6 से 1 कूदेगा तो ये लाइमन सीरीज की 2, 5 से 1, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1, तो टोटल कितनी लाइंस हो गई? 6 लाइंस हो गई लाइमन सीरीज में। आया समझ में? फिर अगला है बामर सीरीज। बामर सीरीज में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? 5 पॉसिबिलिटीज है। कैसे? बताता हूं। 7 लाइंस हो गई है, तो 7 से 2 का ट्रांजिशन हो जाए। एक तो क्या ट्रांजिशन हो जाए? 7 से 2, ये एक लाइन हो गई। फिर क्या हो जाए? 6 से 2, फिर क्या हो जाए? 5 से 2, फिर 4 से 2, फिर 3 से 2। टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज बनी? 5 पॉसिबिलिटीज बनी। तो बामर में कितनी लाइन हो गई? 5। सिमिलरली आप कैलकुलेशन करोगे तो पास्चन में 4 आएगी, ब्रैकेट में 3 आएगी, फंड में 2 आएगी और हमफ्री में सिर्फ एक लाइन आएगी। जब हम इसको टोटल करेंगे तो टोटल इसका सम आएगा 21 का। क्या आएगा इसका सम? टोटल 21 का सम आएगा। जिसको मैथ्स आती है, जिसने पीएनसी पढ़ा है, उसको पता है कि इसका आंसर हम 7c2 से भी निकाल सकते थे, ठीक है, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 5, जो भी इसका आंसर है, मतलब वो इससे निकल जाता। तो इसका आंसर कितना था? 21 इसका आंसर आता। 7 into 6 डिवाइडेड बाय 2, 42 डिवाइडेड बाय 2, 21, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ी है वो कंफ्यूजन मत होना, सर कौन सी भाषा बीच में बोलने लग गए, ऐसे ही फन है। मैथ्स को बीच में डालने से इज्जत बढ़ जाती है किसी भी सब्जेक्ट की, ठीक है। डायरेक्टली आप फॉर्मूला अप्लाई करते तो भी आंसर यही आता। क्लियर हुआ? आगे चले? पक्का? सर ब्रैकेट में 3 ही लाइन कैसे आई? भैया 7 से 4 कूद लेगा, चलो ब्रैकेट का भी कर लेते हैं। 7 से 4 कूद ले, 6 से 4 कूद ले, 5 से 4 कूद ले। अब कुछ बच्चों को यह भी कंफ्यूजन आता है कि सर एक बार आपने 7 से 4 कूदा दिया, अब आप 4 से 6 पे वापस ले जाओ। भैया एनर्जी कोई दे ही नहीं रहा, यहां पे एनर्जी लूज ही हो सकती है। बस आ रहा है समझ में? एनर्जी क्या हो सकती है? सिर्फ लूज ही हो सकती है। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात हो रही है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर एक बार अगर वो 7 से 1 पे आ गया तो आप फिर कैसे बोल रहे हो कि वो 7 से 6 पे जाएगा? भैया बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम पूरे स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं मल्टी स्टेप में, मतलब सारी पॉसिबिलिटीज को कंसीडर करना है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। चलें आगे। जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो n2 की वैल्यू 7 है, n1 की वैल्यू 1 है, तो 6 7 - 1 इंटू 6 + 1 7, तो 6 इंटू 7 42 डिवाइडेड बाय 2 21 आंसर आ जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रॉन 6 से 3rd ऑर्बिट में मूव करता है, वापस से मल्टी स्टेप में, सिंगल स्टेप में लिखा है मतलब वो 6 से 3 में आ गया और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। मल्टी स्टेप में लिखा है मतलब वो बहुत सारे स्टेप्स में आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर पाएंगे। अब दिमाग नहीं लगाएंगे। 3 इंटू 4/2 6 आंसर हो गया। यूवी रीजन में कितनी लाइन आएंगी? यूवी रीजन में आने के लिए हमने देखा था लाइमन सीरीज का होना चाहिए, फर्स्ट में ट्रांजिशन होना चाहिए, कोई लाइंस नहीं आएंगी। विजिबल रीजन में आने के लिए बामर सीरीज में होना चाहिए, तो n = 2 तो विजिबल हो जाएगा, n = 1 तो अल्ट्रावायलेट हो जाएगा, बाकी जितने भी n है सब में इंफ्रारेड आती है। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन विजिबल रीजन ये भी 0 हो जाएगा और इंफ्रारेड में जितनी लाइंस आई है सब इंफ्रारेड में ही आएगी, तो आंसर हो जाएगा 6। क्लियर? ट्रांजिशन के दौरान एनर्जी कितनी होती है? अब ये रेडबर्ग कांस्टेंट वाला अपना टाइम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी बहुत सवाल बनते हैं। हमने ये देख लिया कितनी लाइंस आ रही हैं, हमने ये देख लिया कितना ये आ रहा है, हमने ये देख लिया कितना वो आ रहा है, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि भैया एनर्जी कितनी इन्वॉल्व है, तो वो अपन आंसर निकाल लेंगे उसका। डेल्टा ई कितना हुआ भाई? n2 शेल की एनर्जी माइनस n1 शेल की एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है। तो n2 शेल की एनर्जी से n1 शेल की एनर्जी माइनस कर दी। डरना मत इतनी सारी बड़ी चीजें देख के, आपको कुछ याद नहीं करना है। और हमको ये भी पता है कि चेंज इन एनर्जी h न्यू के बराबर होगा, hc/λ के बराबर होगा, क्योंकि न्यू = c/λ, न्यू = c/λ, न्यू = c/λ। पिछली बार हमने लेक्चर में रिवीजन कर लिया था, ठीक है। तो
इन दोनों को इक्वेट कर दो, यहां से ये तो कॉमन आ गया, ये बाहर निकल गया, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। ये क्या है? ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। कौन सी वाली? ये वाली। सब कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट सी वो कांस्टेंट है, और एच कांस्टेंट है। ठीक है, ये हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट हो गया। ये सारी कैलकुलेशन महान साइंटिस्ट रिडबर्ग ने करी थी, इसलिए इसको रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू अभी हम बता देंगे क्या होती है। तो ये वेव नंबर 1/λ, हम सारी कैलकुलेशन करेंगे, इधर उधर ले जाएंगे सारी चीजों को, तो वो बराबर आएगा रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और आर की वैल्यू ये करीब होती है 10973,700 मीटर इनवर्स। क्यों? क्योंकि ये देखो यहां पे आप, z तो एक नंबर होता है, n भी एक नंबर होता है, डायमेंशन लेस होता है, तो लैम्डा के सामने मतलब r के सामने कौन है जिसमें डायमेंशन है? लैम्डा। लैम्डा का डायमेंशन क्या होता है? मीटर। तो 1/मीटर क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स। तो इसलिए इसका यूनिट क्या आया? इसका यूनिट आया मीटर इनवर्स। ये वैल्यू है, इसको आपको याद होना चाहिए है। एक और वैल्यू जो याद करने वाली है, बट ये आपको याद होनी चाहिए, तो वीडियो को पॉज करके रट्टे लगाना शुरू कर दो। 109733700 मीटर इनवर्स, 1097370 सेंटीमीटर इनवर्स। गलत बोला मैंने, मीटर इनवर्स है, यूनिट में कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़े भैया और बहनों, क्या सोच रहे हो? डरना नहीं है, बहुत सिंपल है, सिंपलेस्ट चैप्टर है, सबसे आसान सवाल आते हैं, बहुत स्कोरिंग है। चलो, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और इस और अब ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? अभी तो सिखाया था, रेडबर्ग फॉर्मूला से क्वेश्चन को कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको क्या पता है, बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन क्या होती है? n1 की वैल्यू 2, n2 की वैल्यू 3। सिर्फ आपको n1 और n2 की वैल्यू तो जज करनी है, बाकी तो हमारा फॉर्मूला लग जाएगा ना, 1/λ इज इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर। आपको बोला है हाइड्रोजन, तो z की वैल्यू हो गई 1, r की वैल्यू अभी हमने याद करी थी, वो डाल देंगे, n1 की वैल्यू 2, उसका स्क्वायर था 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, तो 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है सर? 9 होता है। बिल्कुल नहीं होता, चाटा पड़ेगा, 4 होता है, तो 1/4 माइनस 1/9, ये चाटा पड़ेगा ना। हमको आईटी बॉम्बे में एक प्रोफेसर थे, कोई बच्चा ऐसे मोबाइल पे गेम खेलता हुआ या सोता हुआ मिल जाता ना, वहीं से बोलते थे चौक मार के चाटा पड़ेगा, इतना मतलब ऐसे आदत पड़ गई उसकी। ठीक है, तो 1/4 माइनस 1/9 फॉर्मूला क्या होता है? वापस से बता दो यार, एक बार लिख लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा। r इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर दे। हमने वही फॉर्मूला लगाया, n1 की वैल्यू 2, n2 की वैल्यू 3। आपको कैसे पता चला n1 की वैल्यू 2 और n2 की वैल्यू 3? क्योंकि दे रखा है बामर सीरीज है, और उसमें बोला गया फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज है। तो फर्स्ट लाइन का मतलब क्या होता है? सबसे छोटी एनर्जी वाली लाइन। अच्छा, आप बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन होता है, सर सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सी लाइन में होगी? ये फर्स्ट लाइन है बामर की, क्योंकि यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे लेट से n इज इक्वल टू 4 है। देखो, जब 3 से 2 का ट्रांजिशन होएगा, सॉरी ये तो 5 है, जब 3 से 2 का ट्रांजिशन होएगा तो एनर्जी का गैप कितना है? इतना। 4 से 2 होएगा तो एनर्जी का गैप इतना है, 5 से 2 होएगा तो एनर्जी का गैप इतना है। तो जैसे जैसे ट्रांजिशन लंबा होता जाएगा, वैसे वैसे एनर्जी भी ज्यादा होती जाएगी। n इज इक्वल टू इंफिनिटी पे कितनी एनर्जी है? 0। यहां पे कितनी एनर्जी है? जितनी भी है, माइनस 3.4। तो इसका तो डिफरेंस कितना हो जाएगा पूरे का? 3.4। क्या n इज इक्वल टू 3 में 0 एनर्जी है? नहीं, कुछ तो एनर्जी है, तो इसका डिफरेंस क्या होगा? कम होगा। तो जैसे जैसे आप n2 की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी उस पर्टिकुलर ट्रांजिशन के लिए। तो लैम्डा 1/λ कितना हो गया? r इंटू 5/36। तो लैम्डा कितना हो गया? 36/5r। r की वैल्यू डाल दो, आपका लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ये इजियर है याद करना। 1/r की वैल्यू याद करना इजियर है, 912 एंगस्ट्रॉम। 912 एंगस्ट्रॉम, 1/r इज इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉम, 1/r इज इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉम। ऐसे ही याद करना पड़ता है, कुछ नहीं कर सकते, सब्जेक्ट ही ऐसा है ना। नहीं, हर सब्जेक्ट में वैल्यूज याद करनी पड़ती है, गाली सिर्फ केमिस्ट्री को देते हो क्योंकि इस केमिस्ट्री से हमको स्पेशल प्यार है। ठीक है, तो 6.4 एंगस्ट्रॉम इसकी वैल्यू आ चुकी है। 36/5 को आप 912 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू आएगी, डरना मत। ये पॉइंट कहां से आ गया? क्योंकि हमने इसमें एग्जैक्ट वैल्यू डाल दी आर की, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। क्लियर? चलिए, शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन लाइंस ऑफ हाइड्रोजन गैस कंटेनिंग एटम्स इन ग्राउंड स्टेट। आपको आर दिया हुआ है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये -1 नीचे आ गया है, इसको ऊपर भेजते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर -1 नहीं है, वो सेंटीमीटर इनवर्स है। आपसे बोला गया शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताओ एब्जॉर्प्शन लाइंस की। चलो, बहुत सिंपल है। ठीक है, किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। तो शॉर्टेस्ट तो क्या होगी? कम वेवलेंथ मतलब ज्यादा एनर्जी,
तो n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू इंफिनिटी का ट्रांजिशन ये क्या होगी, सबसे छोटी वेवलेंथ वाली होगी। और लंबी वेवलेंथ वाली क्योंकि आपको ग्राउंड स्टेट में बोला है, तो n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 वाला लॉन्गेस्ट होगा। बाकी अब कैलकुलेशन आप कर लेना, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए डेल्टा ई मैक्सिमम होना चाहिए, n2 की वैल्यू इंफिनिटी आप डाल लेना, आंसर आ जाएगा r की वैल्यू के जितना आंसर आ जाएगा, वैल्यू r के जितनी होगी पर डायमेंशन उल्टे होंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए आंसर अपना आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू, उसका उल्टा करना पड़ेगा 1215 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, मतलब r की वैल्यू का उल्टा आएगा। पिछले वाले में बच्चे कंफ्यूज मत होना। तो जो हमारे बोर साहब थे ना, वो हमको काफी क्लोज ले गए एक्चुअल एटम के मॉडल के, पर इसके बाद कुछ ऐसी डिस्कवरीज हुई जो मतलब अपने डी ब्रॉगली साहब ने करी, हाइजेनबर्ग साहब ने करी, और बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे अपने बोर के मॉडल के। क्या ड्रॉबैक थे कि वे एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज क्यों है, आप हवा में से लेके आ जाए, हवा हवाई आपने कर दिया, ये हम नहीं मानेंगे, इसका रीजन दो। रीजन डी ब्रॉय ने दिया बाद में, ठीक है, वो अभी देखते क्या रीजन दिया। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम आप बता ही नहीं पाए, तो सिर्फ हम हाइड्रोजन पे थोड़ी ना लिमिटेड रहेंगे, हीलियम की कौन बात करेगा, लिथियम की कौन बात करेगा, कार्बन ने क्या बिगाड़ा, जरा ऑक्सीजन ने क्या बिगाड़ा, ये बताना। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम चाहिए है। बोर थ्योरी जो स्पेक्ट्रल लाइंस का फाइन स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लेन नहीं करता। जब हम स्पेक्ट्रोस्कोप से देखते हैं ज्यादा रेजोल्यूशन पावर से, तो ऐसा लगता है कि यार उसके अंदर भी कुछ और लाइंस है, वो हमको समझ में नहीं आता। इसके अलावा जब हम स्पेक्ट्रल लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम जीमान्स इफेक्ट बोलते हैं, इसकी स्पेलिंग ZEE होती है, ZEEMAN, ये स्पेलिंग गलत है। जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में देखते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस को, तो उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है, एक लाइन मल्टीपल लाइंस में टूट जाती है। वो इफेक्ट कैसे आया, बोर ने कुछ नहीं बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड में देखेंगे स्टार्क का इफेक्ट कैसे आया, वो भी कुछ नहीं बताया। टोनी स्टार्क क्या जाते हैं स्टार्क का नाम सुनते ही। तो ये सारी लिमिटेशंस थी बोर की। अब दुनिया चल गई आगे मॉडल को ढूंढने। इसी टाइम पे एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था डी ब्रॉय। उनका दिमाग ये चल रहा था कि यार जब लाइट वेव और पार्टिकल हो सकती है, तो क्या गलती से इलेक्ट्रॉन भी तो वेव और पार्टिकल नहीं है? एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, अपना क्या जा रहा है, इक्विपमेंट है, तो हम प्रोफेसर तो यहीं से ही किसी कॉलेज में, कॉलेज का पैसा है, तो एक्सपेरिमेंट करने में कुछ नहीं जा रहा। तो जब लाइट बहुत वेव एंड पार्टिकल है, तो क्या पार्टिकल जो होते हैं अपने स्टैंडर्ड पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, वो भी तो कहीं वेव नेचर शो नहीं कर रहे? उनका ऐसा दिमाग चला। और जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट में क्या पाया गया कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, यहां से हम इलेक्ट्रॉन्स जब पास कर रहे हैं और सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो वहां पे ब्राइट और डार्क बैंड्स आए। जैसा लाइट में इंटरफेरेंस होता है, जिससे हम पक्के से कह सकते हैं कि यार ये जो लाइट है ये एक वेव है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स के केस में भी इंटरफेरेंस होने लग गया। डी ब्रॉय का दिमाग खराब हो गया कि यार दो पार्टिकल पास में आए, जब ऐसे टकराए तो गायब हो गए, टकराए गायब हो गए, टकराए और गायब हो गए। तो वहां पे इंटरफेरेंस हो रहा था और साथ में डिफ्रैक्शन भी हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स के केस में। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन तो वेव की प्रॉपर्टीज हैं। पार्टिकल की प्रॉपर्टीज तो इलेक्ट्रॉन की ऑलरेडी पता है, पर उनके अंदर वेव की भी प्रॉपर्टीज आ गई। तो डी ब्रॉय क्या बोले, डी ब्रॉय बोले कि भैया सब गड़बड़ हो गया है, सब उल्टा सुल्टा हो गया है, कि जैसे लाइट की तरह मैटर के पास भी डुअल कैरेक्टर होता है, उसके पास भी वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर होता है। डी ब्रॉय के अकॉर्डिंग अगर किसी पार्टिकल की वेवलेंथ लैम्डा है, तो वो उसके मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लैम्डा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होता है, वेव का। मोमेंटम कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होता है, पार्टिकल का। उन्होंने इन दोनों को मिला दिया। ये वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट साइंटिफिक ब्रेक थ्रू था अपनी पिछली सेंचुरी का, 1900 से 2000 के बीच का। ये सबसे सिग्निफिकेंट, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट साइंटिफिक इन्वेंशन था कि भाई लैम्डा जो कि वेव का होता है, मोमेंटम जो कि पार्टिकल का होता है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। और बीच में घुस के आएगा प्लैंक का कांस्टेंट, लैम्डा इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो h/p। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो हमने वेवलेंथ को और मास को रिलेट कर दिया, बहुत बड़ी बात है। लैम्डा इज इक्वल टू h/p। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो अपने को डी ब्रॉय की वेवलेंथ, अब बच्चों को सवाल आता है कि क्या सर हम भी वेव है क्या, आप भी वेव हो, मैं भी वेव हूं, ये दीवारें भी वेव है, ये स्मार्ट बोर्ड भी वेव है, सब वेव है, तो क्या सर हम ऐसे टकराएंगे तो गायब हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमारी वेवलेंथ ही बहुत छोटी आएगी। एक बॉल है जिसका मास 0.1 kg है, जिसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, उसकी हमको डी ब्रॉय वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। करते हैं, 6.6 × 10⁻34 m, 0.1 kg है, ऐसा यूनिट में रखना है, स्पीड भी ऐसा यूनिट में 30 मीटर पर सेकंड है। कैलकुलेट करो, इतनी छोटी वेवलेंथ आई है, मीनिंगलेस वेवलेंथ है एकदम, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। इतनी सी वेवलेंथ का हम क्या करें, इतनी सी वेवलेंथ में तो कुछ
हो ही नहीं रहा है, इसलिए हमारे लिए एकदम मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस है। एक वो मूवी थी ना, मैं तेरा बॉयफ्रेंड, उसमें वो 3 बार बोलता है अनुपम खेर, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। वैसे यहाँ पे मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस है। पर यही काम अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए करते हैं और जब निकालते हैं उसका मास हमने पटका, उसकी स्पीड हमने पटकी, c/10 मतलब 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 10, 3 × 10⁷, तो यहां पे जो लैम्डा आई ये हमारे एकदम उस रेंज में आ रही है जो बहुत बड़ी वेवलेंथ होती है। 10⁻11 मीटर बहुत सारी चीजों की वेवलेंथ होती है दुनिया में। तो इलेक्ट्रॉन बहुत क्लोजली, बहुत प्यारे तरीके से, बहुत हाई वेवलेंथ के साथ एक वेव की तरह भी बिहेव करता है। तो छोटे पार्टिकल्स के लिए वेव नेचर और डुअल नेचर मीनिंगफुल है, हमारे जैसे बड़े भरकम पोट्ठों के लिए मीनिंगफुल नहीं है। आगे आगे बढ़ते जाएंगे। मास क्या होना चाहिए सोडियम के फोटोन का, अगर उसकी वेवलेंथ हमको इतनी दी हुई है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इतनी दी हुई है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ रहे हैं, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आप आराम से बाद में देख सकते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में डायरेक्ट फॉर्मूला याद करेंगे, ये फॉर्मूला याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में आप डिराइव करने बैठ जाते हो, बहुत लंबा टाइम जाता है, कोई पॉइंट नहीं बनता है। दो तरह से सवाल आते हैं, आपको वोल्टेज दे दिया जाएगा, लैम्डा पूछी जाएगी, या काइनेटिक एनर्जी दे दी जाएगी और लैम्डा पूछी जाएगी। दोनों के फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, ये काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में फॉर्मूला है और ये वोल्टेज की टर्म्स में फॉर्मूला है। जब एक पार्टिकल जिसका क्यू कूलम का चार्ज है और हमने उसको v पोटेंशियल डिफरेंस लगा के एक्सेलरेट किया है, तो लैम्डा हो जाएगी इतनी, h/√2m³ v ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m³। चलिए आगे चलते हैं, ये अपना फॉर्मूला आ गया। इलेक्ट्रॉन अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो उसका हमको मास पता है, वैल्यू पुट कर देंगे, हमको क्यू पता है, वैल्यू पुट कर देंगे, तो लैम्डा आ जाएगी अंडर रूट, और एच की वैल्यू तो पता ही है यार, लैम्डा आ जाएगी √150/v एंगस्ट्रॉम। दिस इज वेरी 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 बोर्ड के एंड तक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपको याद होना चाहिए मुंह जबानी। बोर्ड के एंड तक क्या, यूनिवर्स के एंड तक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो लैम्डा इज इक्वल टू √150/v, √150/v एंगस्ट्रॉम, √150/v एंगस्ट्रॉम। अब आपके साथ चतुराई की जाएगी, आपको आंसर ऑप्शंस में नैनोमीटर में दिया जाएगा, आप इससे कैलकुलेट करोगे, हाँ मेरा तो ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि आपने एंगस्ट्रॉम से नैनोमीटर में कन्वर्ट नहीं किया है, तो कर लेना। तो ये ऐसा दिखता है, हमारे इलेक्ट्रॉन को जब हम वेव की तरह से देखेंगे तो ये ऐसा दिखता है। देखो पूरी की पूरी वेव यहाँ पे ट्रांजिशन मार रही है, पूरी की पूरी वेव ट्रांजिशन मार रही है, ओ ये भाई चली गई। ये विजुअलाइजेशन है, ये एक्चुअल वाला किलर विजुअलाइजेशन है, मजाक वाला किलर विजुअलाइजेशन नहीं है भाई। क्या विजुअलाइजेशन हो रहा है, आप देख रहे हो कैसे, कितनी प्यारी। अब एक चीज और नोटिस करना, n=1 में हमको सिर्फ एक वेव दिख रही है। अब इसको देखो, जाने दो, ये n=1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आपको 6 वेव्स बनती हुई दिखेगी। n=3 में 3 वेव्स बनती हुई दिख रही है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, नहीं भी दिख रही है तो मेरी बात मान लेना, बाद में धीरे करके देख लेना, ठीक है। एक वेव, 6 वेव, वापिस से नीचे आन दो इसको, चलो बंद हो गया। तो हमने क्या देखा, इसको हम एक वेव बोलेंगे, ये एक वेवलेंथ की एक वेव, ये 2 वेव, ये 3 वेव, ये 4 वेव, और ये अपनी 5 वेव। मेरे को बताओ 4.5 वेव हो सकती है क्या? अब नहीं हो सकती। आधी वेव कैसे बनेगी? तो या तो एक ही वेव बनेगी, या 2 ही वेव बनेगी, या 3 ही वेव बनेगी, या 4 ही वेव बनेगी, या 5 ही वेव बनेगी। तो n=1 में एक वेव बनती है, n=2 में 2 वेव, n=3 में 3 वेव, n=4 में 4 वेव। एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नाम की चीज होती थी, यही होती थी। कैसे होती थी? देखो, होल नंबर ऑफ वेवलेंथ मस्ट फिट इनटू द सर्कमफेरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसका सर्कमफेरेंस कितना होता है? सर इसका रेडियस बता दो, r। पाई की वैल्यू पता है क्या? पता है। तो 2πr फॉर्मूला पता है क्या? पता है। तो इस पूरे का सर्कमफेरेंस कितना है? 2πr। बात समझ में आ रही है हम किस तरफ जा रहे हैं? हम किस गली जा रहे हैं। n=4 अलाउड है, n=5 अलाउड है। अब यार आप 4 1/3 करोगे तो मिसमैच है, क्योंकि यार आधा इलेक्ट्रॉन तो रह नहीं सकता है, 1/3 इलेक्ट्रॉन तो रह नहीं सकता, तो वेव तो होल नंबर में ही होनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या आ गया? क्या समझ में आ रहा है हमको? अगर n नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म हो रही है लैम्डा वेवलेंथ की टोटल सर्कमफेरेंस में, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? एक वेव की लेंथ है लैम्डा, तो n वेव्स की लेंथ कितनी हो जाएगी? n लैम्डा। सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना है? 2πr = n लैम्डा। लैम्डा को हम डी ब्रोगली से निकाल सकते हैं h/mv। तो हम क्या करेंगे? 2πr = nh/mv। तो mv को उधर लेके जाएंगे। देखो क्या फॉर्मूला है हमारे पास, 2πr = n लैम्डा। तो 2πr = n
h अपॉन mv, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, p इज इक्वल टू mv, सो mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाए। क्या यही बोर ने बोला था? तो बोर ने मारा था तुक्का, डी ब्रॉगली ने मारा मुक्का, और ये क्या हो गया? सही हो गया। तो mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाए, ये हम निकाल चुके हैं। n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? होल नंबर में होनी चाहिए, वरना वेव्स फिट नहीं होगी। तो बोर ने सही बोला था बाबा, बोर वॉज राइट। इसको कैलकुलेशन करेंगे, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाए। एक बार ध्यान से देख लो, अपना काम हो गया। जैसे ही आया तो हाइजेनबर्ग साहब बीच में आ गए, रुको रुको रुको, मी ऑल्सो, आई विल ऑल्सो से समथिंग, मेरे को तुम कैसे रोक सकते हो? उन्होंने बोला यार बेटा डी ब्रॉय, तो एक बात बता कि यार दिमाग खराब हो गया था हाइजेनबर्ग का, ये सब देख देख के। हाइजेनबर्ग के बारे में बोला था वो इतने ब्रिलियंट थे, मोस्टली कैलकुलेशन दिमाग में कर लेते थे, मतलब ही वाज इक्वली ब्रिलियंट टू आइंस्टाइन, पर उनके थोड़े से मन चले वाले शौक थे तो वो उतना नहीं कर पाए जितना आइंस्टाइन ने किया। बट उन्होंने ये एक ऐसी चीज दे दी जो हमारे अभी सारे कंप्यूटिंग वगैरह का बेसिक प्रिंसिपल है। ये डी ब्रॉय से बड़ा काम इन्होंने किया। इन्होंने बोला अब साइंस में ऐसे वर्ड यूज करना बड़ा ही रिस्की होता है, क्योंकि दूसरे साइंटिस्ट प्रूव करने बैठ जाते हैं, मैं तो प्रूव करके रहूंगा तेरे से उल्टा। उन्होंने बोला भैया एक चीज दुनिया में इंपॉसिबल है, अब आपके अंदर भी आ रहा होगा इंपॉसिबल मतलब आई एम पॉसिबल, पर कुछ इंपॉसिबल इंपॉसिबल ही होता है, जैसे इनका वाला इंपॉसिबल। इन्होंने बोला अगर आप ये मेरे से बोलते हो ना कि यार वो रहा इलेक्ट्रॉन, ध्यान से दिख रहा है इलेक्ट्रॉन वहां पे, देखो ना, यहाँ क्या देख रहे हो, वहां देखो वो रहा इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ये है और उसकी वेलोसिटी भी मेरे को पता है और उसका मास भी मेरे को पता है और ये सब मेरे को एग्जैक्टली पता है, तो आप दुनिया को पागल बना रहे हो। क्या बोला मैंने? वो रहा इलेक्ट्रॉन, जगह बदल ली ना इतनी देर में, इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी थोड़ी ना है। वो रहा इलेक्ट्रॉन, जल्दी देखो उसकी पोजीशन ये है, उसकी वेलोसिटी ये है, उसका मास ये है। तो मैं साइमल्टेनियसली वेलोसिटी और मोमेंटम और पोजीशन एग्जैक्टली मेजर कर पा रहा हूं, तो आप दुनिया को झूठ बोल रहे हो बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल। सर ऐसा कैसे? बहुत सारी जगह इसका गलत एक्सप्लेनेशन दिया होता है। क्या एक्सप्लेनेशन दिया होता है? हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को जब हम उसको देख रहे हैं, हम उसको दोबारा देखेंगे तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर चुका होगा क्योंकि वो मूविंग है, तो हम साइमल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंटम को नहीं नाप पा रहे हैं। मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि जो नेचर का सबसे बेसिक लॉ है वो हमारे इक्विपमेंट्स पे डिपेंड करता है, तो बच्चों को पागल बनाया जा रहा है। बहुत सड़ा हुआ एक्सप्लेनेशन है, इसको मत मानना। बहुत सिंपल इसका एक्चुअल एक्सप्लेनेशन होता है। देखो मान लो ये मेरा एक इलेक्ट्रॉन है, वेव है ये, है ना, तो इसका लैम्डा फाइनाइट है क्या? क्या इसका लैम्डा फाइनाइट है? सर है। दिख रहा है क्या? दिख रहा है। मेजरेबल है क्या? है। अब मेरे को जरा देख के बताना इसमें इलेक्ट्रॉन का है। सर यहां भी हो सकता है, 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 क्योंकि तो वेव है। पिन पॉइंट कैसे करूं? इतनी लोकेशन में इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है। आ रही बात समझ में? तो यार अब मैं बताऊं कैसे इलेक्ट्रॉन का है? तो पोजीशन क्या हो गई? अनसर्टेन। तो उसमें क्या लग गया? एक डेल्टा। इलेक्ट्रॉन शायद यहां है, यहां है, यहां है, यहां है। एक्यूरेटली नहीं बता सकता, पर लैम्डा एक्यूरेटली बता सकता हूं। और अगर लैम्डा एक्यूरेट है तो मोमेंटम एक्यूरेट हो गया क्या? अगर लैम्डा एक्यूरेट है तो मोमेंटम भी एक्यूरेट हो गया। तो अगर लैम्डा एक्यूरेट है तो पोजीशन जाती है, मतलब अगर मोमेंटम एक्यूरेट है तो मेरी पोजीशन में एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकता। पोजीशन अगर मेरे को एक्यूरेटली मेजर करनी है तो मैं क्या करूंगा? थोड़ी सी वेवलेंथ कम कर दूंगा। तो अब जो मेरी पहले इतनी बड़ी अनसर्टेनिटी थी वो अब छोटी होकर कितनी सी रह गई है? इतनी रह गई है। और एक्यूरेटली मेजर करना है और छोटा कर दूंगा, तो अब अनसर्टेनिटी कितनी रह गई है? इतनी सी। और तो मैं और छोटा कर दूंगा, अब कितनी सी रह गई है? इतनी सी। अब तो मैं क्या करूंगा? उसको एक लाइन ही बना दूंगा साहब। अब मैं क्या करूंगा? मैं इसकी लैम्डा को मैं 0 कर देता हूं। तो मैं क्या करता हूं? लैम्डा टेंडिंग टू 0। तो अब मैं एक्यूरेटली बोल सकता हूं अरे ये रहा मेरा इलेक्ट्रॉन, मिल गया मिल गया मिल गया। मोमेंटम बोलेगा रुको, तुमने क्या किया? लैम्डा को तुम बोल रहे हो कि तुम लैम्डा को टेंडिंग टू 0 कर रहे हो, मैं डिनोमिनेटर में बैठा हूं, इसका मतलब तुम मेरे को टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर रहे हो। क्या इन्फिनिटी को मेजर किया जा सकता है? नो सर। तो जैसे ही मैंने पोजीशन एक्यूरेट करी, मेरे मोमेंटम को क्या हुआ? टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो वो क्या हो गया? अनसर्टेन हो गया। तो इसलिए मोमेंटम और पोजीशन साइमल्टेनियसली मेजर नहीं किए जा सकते। तो एक अनसर्टेनिटी आती है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। जब भी मैं इनको मेजर करता हूं, यह हाइजेनबर्ग ने फॉर्मूला दिया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। मिनिमम अनसर्टेनिटी कितनी होगी? एच अपॉन 4 पाई के बराबर हो गई। अब एम को नीचे ले जाओगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है? पक्का? तो हमको क्या पता है? हम बोर ने हमसे झूठ बोला था। बोर ने बोला था इलेक्ट्रॉन आपको इतने डिस्टेंस पे मिलेगा। बोल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप साइमल्टेनियसली वेलोसिटी या फिर मोमेंटम और पोजीशन तो मेजर कर ही नहीं सकते। तो अब हम किसकी बात कर सकते हैं? अब हम सिर्फ प्रोबेबिलिटीज की बात कर सकते हैं। तो ये आप सवाल की कोई जरूरत नहीं है, इसको आगे बढ़ाते हैं। बहुत सिंपल से सवाल होते हैं। अनसर्टेनिटी हमको मेजर करनी है,
तो डेफिनेट पाथ या ट्रेजेक्टरी इलेक्ट्रॉन की नहीं हो सकती जैसा बोर्ड ने बोला था। तो ट्रेजेक्टरी बताने के लिए आपको लोकेशन और वेलोसिटी को साइमल्टेनियसली मेजर करना पड़ेगा, जो हम नहीं कर सकते। तो हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात कर सकते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के केस में सिर्फ हम ये बोल सकते हैं कि यार ये इलेक्ट्रॉन के यहां पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इतनी इतनी है, फलाना ढिमाका है। ठीक है, तो हम सिर्फ क्या बात कर सकते हैं, प्रोबेबल रीजन कर सकते हैं। तो हाइजेनबर्ग ने डेफिनेट ऑर्बिट्स को तो बाहर भगा दिया और प्रोबेबिलिटी को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो पहले ऑर्बिट्स थे, ऑर्बिट्स बाहर गए और आए ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट्स की जगह क्या आ गए, ऑर्बिटल्स। क्या आ गए, ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट्स गए, ऑर्बिटल्स आए, ऑर्बिट्स गए, ऑर्बिटल्स वापस आए, लौट के एंट्री मारी तो उन्हें मारी। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आ गया। देखो पहले हमारे पास सिर्फ मैकेनिकल मॉडल था, अब हमको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बनाना पड़ेगा, जो कि पूरा का पूरा आपके फेवरेट टॉपिक प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। अभी मैं एक 10th क्लास के बच्चे से बात कर रहा था, मैंने बोला बेटा प्रोबेबिलिटी सर बहुत सिंपल होता है, क्या है, दो ही तो फॉर्मूला है। अभी उसको नहीं पता 12वीं में उसके साथ क्या होगा। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं या पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद अ पर्टिकुलर एनर्जी बीइंग प्रेजेंट इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। हम बात करते हैं कि अगर ये न्यूक्लियस है, इस पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। हम ये नहीं बोलते ये सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये क्या है, गलत है। थोड़ा विजुअलाइजेशन करेंगे इसका, ठीक है, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज हाई, और इन रीजन्स को हम क्या बोलते हैं, हम ऑर्बिटल्स बोल देते हैं। कुछ ऐसे रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है या जीरो है। जो जीरो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डज नॉट बिकम जीरो। अब ऐसा नहीं है कि मैं इन्फिनिटी पे जाऊंगा तो वहां पे मेरी प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की। हम एक रीजन डिफाइन करते हैं, 90% प्रोबेबल है इलेक्ट्रॉन यहीं मिलेगा, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं ऑर्बिटल्स। ठीक है, सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम एक आर्बिट्रेरी बाउंड्रीज ड्रॉ कर देते हैं जहां पे 90 से 95% प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की। ये एकदम वैसा ही है। मेरे को मान लो रोहित नाम का एक बच्चा है, उसको ढूंढना है, वो घर पे रहता है, मैं क्या बोलूंगा कि यार मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो अभी घर पे ही मिलेगा, पर अगर शाम का टाइम हो रहा है तो अपने दोस्तों के साथ खेलने गया होगा, या नानी के घर गया होगा, या शॉप पे गया होगा, या रैंडम कहीं पे बैठ के मोबाइल चला रहा होगा, जो आप नहीं चलाते क्योंकि आप अच्छे बच्चे हो। पर प्रोबेबिलिटी बोल सकता है 90% प्रोबेबिलिटी इस टाइम पे घर पे मिलेगा। ठीक है, वैसे इलेक्ट्रॉन का है ना। तो ये रीजन ऑफ स्पेस जिसमें हमको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये तो ऑर्बिटल है, ये देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, 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 पर इस एनक्लोज्ड रीजन में फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 90 से 95% है। बोर ने बोला था इलेक्ट्रॉन आपको इसी सर्कल पे मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ 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 नहीं मिलेगा, आपको तो वो इलेक्ट्रॉन यहीं मिलेगा, जो कि गलत पिक्चर है, क्योंकि हाइजेनबर्ग ने ऐसा बोला है, और हाइजेनबर्ग ने बोला है जो एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है, उन्होंने सही बोला है। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया, बहुत गंदे से साइंटिस्ट आने वाले हैं जिनसे सबको डर लगता है, जिनका नाम श्रोडिंजर है। उन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी सी इक्वेशन दी, ये इक्वेशन हमारे लिए मीनिंगलेस है। बच्चे क्या करते हैं, अपनी ईगो पे ले लेते हैं। हमको श्रोडिंजर समझ में कैसे नहीं आया, सर आप तो बताओ, आप बिना बोले इसके बारे में कुछ आगे निकल गए। निकलूंगा मैं तो। अगर इस इक्वेशन को समझना है तो 3-4 साल की पीएचडी कर लेना साहब, वो भी मैथ्स में। 3-4 साल की क्या कर लेना, पीएचडी। ये इक्वेशन मेरे किसी काम की नहीं है, दिस इज एब्सोल्युटली मीनिंगलेस। इसके पचड़े में मत पड़ना, बहुत पछताओगे। ये ऐसा अंधा कुआं है, आदमी अंदर ही जाता है, बाहर नहीं आता है। ये इक्वेशन हमारे लिए मीनिंगलेस है। सिर्फ हमको इसमें यह पता है कि उन्होंने एक वेव फंक्शन इन्वेंट किया इस इक्वेशन के थ्रू, जो हमको इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला है, एंड दैट इज इट। इसका और कोई यूज नहीं है। मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसके बारे में बात करने में। यहाँ पे m जो है आपको दिख रहा है वो मास है इलेक्ट्रॉन का, e जो है वो टोटल एनर्जी है, v जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है, फलाना ढिमाका, कोई यूज नहीं है इसका। साई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देता है ऑफ स्टेट ऑफ द सिस्टम, जैसे कि इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो हमको क्या मिलती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिलती है। और जब हम उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास निकालना है तो मास डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। ये हमको क्या दे रहा है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, हम कर देंगे, तो प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी, ये वॉल्यूम है ना, dx इंटू dy इंटू dz। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो E psi इज इक्वल टू H psi, ये भी एक बहुत फेमस इक्वेशन है, बच्चे बोलते पढ़ाते नहीं इसलिए बता रहा हूं, पर मीनिंगलेस है, कोई काम की नहीं है। ठीक है, एक एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स परमिसिबल होते हैं। ये ऑर्बिटल्स एक सेट ऑफ नंबर्स जिनको हम क्वांटम नंबर्स बोलते हैं, ये भी श्रोडिंजर ने दिया, उससे डिफाइन होते हैं।
ठीक है, तो आज की भविष्यवाणी वाणी जो भी है, प्रवचन वगैरह सब यहीं समाप्त होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और यार लाइक कर देना। बहुत मेहनत से, बहुत एंथुजियाज्म से और अपनी पूरी एनर्जी के साथ हम लोग पढ़ा रहे हैं। बहुत कुछ ईसरल के चैनल पर आपके लिए और लेके आने वाले हैं, तो आप मिस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते और नहीं कर सकते। और दोस्तों में शेयर करना मत भूलना यार। आप देखो लाइक करते हो ना तो अंदर से इच्छा जागती है और अच्छा करते हैं। आप जब इसको शेयर करते हो तो और इच्छा जागती है और फोड़ते हैं। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट और अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, साथ मिलके फोड़ने वाले हैं। इससे अच्छा रिवीजन पूरे इंडिया में तो क्या पूरे दुनिया में कोई नहीं करा सकता। ऑल द बेस्ट। रोज 10 घंटे पढ़ना है, रोज फोड़ना है और जोश हमेशा हाई रखना है। मिलते हैं।